राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं कि किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी गांव होते हैं। गांव का विकास ही उस देश का विकास माना जाता है। गांव के विकास को लेकर उन्होंने ग्राम स्वराज्य की भावना का इजाद करते हुए उन्होंने गांव के विकास पर जोर दिया, जिसको लेकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की स्थापना की। पंचायती राज का मुखिया गांव का सरपंच बनाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र के पीपलून सरपंच श्री वेद प्रकाश जी खटीक। नमस्कार वेद जी। नमस्कार। वेद प्रकाश जी खटीक जो संघ विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इन्होंने एक सपना लिया कि मेरे गांव को एक विकसित गांव बनाऊं। सरकार की जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको मैं धरातल पर लेके आऊं। यहाँ इस क्षेत्र को मतलब ये जंगली क्षेत्र है एक प्रकार से, यहाँ कोई वनस्पति तक नहीं हो रही थी। आज इन्होंने जो कृत्रिम जंगल के रूप में एक ऐसा जंगल का निर्माण किया है, इनके द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है जो कि एक काबिले तारीफ माना जा रहा है। हम इनसे जानेंगे इनका सफ़र कैसे रहा। तो वेद जी, सबसे पहले तो आप हमको बताइए कि आप का विद्यार्थी जीवन कैसा रहा। मैं एक बहुत ही सामान्य अत्यंत गरीब परिवार में जन्म हुआ। मेरे पिताजी दूसरों के यहाँ काम करते थे, जिसको बनहाड़ी बोलते हैं, और बहुत मजदूर परिवार थे। यहाँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मेरा अध्ययन हुआ और कक्षा 10वीं तक, आपको जान के ये हैरानी होगी, कक्षा 10वीं तक मेरे घर में लाइट नहीं थी। यानी बहुत पुरानी बात नहीं है, 1998 की बात है। उस समय हम चिमनी के उजाले से पढ़ते थे। और विद्यार्थी जीवन में ही, क्योंकि हमारे परिवार की जो स्थिति थी बड़ी विकट थी, तो विद्यार्थी जीवन में अखबार बांटना और घर के कामों में हाथ बटाना, इस प्रकार से हमारा ये सिलसिला आगे बढ़ा। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? मैं राजनीतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर हूँ और शिक्षा स्नातक किया मैंने, यानी MA B.Ed हूँ। संघ से आप किस तरह जुड़े और कब कक्षा 7 में मैं जब पढ़ता था तो हमारे खेल मैदान में संघ की शाखा लगती थी, जिसको सत्यनारायण जी पारिक चलाते थे। हम बाहर बैठे बैठे देखते थे। फिर बाद में हमें भी उसमें जाने का अवसर मिला। कक्षा 7 से ही हम नियमित शाखा के स्वयंसेवक बने। फिर मुझे थोड़े दिनों बाद ही ध्वज प्रमुख बनाया गया। ध्वज प्रमुख के बाद गट नायक की जिम्मेदारी आई, फिर गण शिक्षक बना, फिर मुख्य शिक्षक बना। उसके बाद मेरा प्राथमिक वर्ग हुआ शास्त्री नगर आदर्श विद्या मंदिर भीलवाड़ा में। सन 2000 में कोटा में संघ का प्रथम वर्ष हुआ, और जब मैं द्वितीय वर्ष करने के लिए मुझे कहा गया कि आपका द्वितीय वर्ष में नंबर आएगा, तो हमारी स्थिति ऐसी थी कि द्वितीय वर्ष का जो शुल्क है ये भी चुकाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। तो यहाँ पास में एक पहाड़ है, यहाँ सफ़ेद पत्थर मेरे पिताजी निकालते थे। तो एक ट्रक सफ़ेद पत्थर मैंने निकाले और उसके 1800 रुपये उस समय आए। उससे मेरा द्वितीय वर्ष हुआ। फिर उसके बाद मैं संघ का विस्तारक रहा। 6 महीने रायपुर रहा और लगभग 2 साल पिसांगण, ब्यावर जिले में पिसांगण में 2.25 वर्ष वहाँ मैं विस्तारक रहा। 2004 में संघ का मेरा तृतीय वर्ष हुआ। इस दौरान संघ के बहुत सारे दायित्व रहे। उसमें मैं यहाँ तहसील कार्यवाह, तहसील शारीरिक प्रमुख जैसे कई दायित्वों का निर्वहन किया। उसके बाद में भी और दायित्व आते गए और इस प्रकार से ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। तो संघ से आप जुड़ने के लिए, यानी संघ से आपका जीवन इतना प्रभावित हुआ कि आपको महज 1800 रुपये के लिए आपको पत्थर तोड़कर आपको द्वितीय वर्ष में जाना पड़ा। ऐसा किस तरह, मतलब क्या आपको लगा? संघ एक बहुत ही अद्भुत, यानी एक ईश्वरीय कृत एक रचना है। संघ की जो कार्य पद्धति, उससे साधारण मनुष्य असाधारण बनता है। यानी मनुष्य के विकास की एक फैक्ट्री का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा।
जो संघ, ये एक इस प्रकार का रस है जो एक बार इसको पी लेता है वो, ये नशा कभी छूटता नहीं है। देशभक्ति का नशा है, अपनी जड़ों से जुड़ने का नशा है। ये संघ सिखाता है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े, हम अपनी संस्कृति से, अपने देश से अत्यंत प्रेम करें और इस पर गर्व महसूस हो। हमारे मान बिंदु, हमारे राष्ट्रीय पुरुष, हमारी संस्कृति, इस पर हमें गर्व हो। इस प्रकार से जब संघ सिखाता है तो निश्चित रूप से आकर्षण का केंद्र है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा व्यक्ति को आकर्षित करती है, क्योंकि इसमें केवल संघ का भला नहीं होता है, संघ का तो भला होता ही नहीं है, वास्तव में तो व्यक्ति स्वयं का भला होता है। मेरे जैसा एक गरीब परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति संघ की शाखा में जाने के बाद और इस प्रकार का अचीवमेंट करता है, तो ये उस शाखा में जाने से जो वहाँ के सिखाए हुए गुण हैं उनके कारण करते हैं। इसलिए इसको एक ईश्वरीय रचना इस संघ की पद्धति को बोल सकते हैं। डॉक्टर एडगावर जी का बहुत बड़ा उपकार है इस देश के ऊपर, जिन्होंने संघ जैसी संस्था की स्थापना की। संघ के बाद राजनीति में आने का, संघ से पहले मैं 2004 में जब मैं विस्तारक उस समय था, तो पिताजी का स्वर्गवास होने के कारण से संघ के उस समय बड़े अधिकारियों ने कहा, क्योंकि मैं इकलौता जो घर छोड़ के गया था, तो वहाँ से मुझे लौटना पड़ा। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद मेरी पढ़ाई आगे जारी रखनी थी। मैं 12वीं कक्षा पास करने के बाद ही संघ का विस्तारक बन गया था, तो पढ़ाई मुझे आगे करनी थी। और परम पूजनीय गुरु जी की जन्म शताब्दी वर्ष था, तो उस समय मैंने ये तय किया कि अपने को बीएड करना ही है, क्योंकि आजीविका के लिए, परिवार के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो बीएड करना ही है, तो क्यों नहीं ऐसे कठिन क्षेत्र में की जाए। तो उस समय हमने जम्मू कश्मीर में बीएड करना निश्चित किया और 2005 में जम्मू कश्मीर से बीएड किया। बीएड करते समय वहाँ मैं जिस दिन जम्मू कश्मीर की धरती पर मेरा कदम रखा, उसी दिन विजयपुर का खंड कार्यवाह के नाम से मुझे दायित्व दिया गया। विजयपुर कश्मीर में, विजयपुर जम्मू में, कठुआ से पहले विजयपुर आता है जी। वहाँ एक कॉलेज था हमारा, उस बीएड कॉलेज, विमल मुनि कॉलेज रामगढ़। तो वहाँ मैं खंड कार्यवाह मुझे बनाया गया और गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष थे, तो सारे कार्यक्रम वहाँ हुए। उसमें संघ के बड़े अधिकारी सभी, उनका आगमन हुआ और वहाँ जिस प्रकार का काम हुआ उससे वहाँ के संघ के लोगों ने, ये हमारे यहाँ के स्थानीय राजस्थान के संघ के अधिकारियों से बात करके हम इस कार्यकर्ता को यहाँ कुछ समय और सेवा इसकी चाहते हैं। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में लगभग 5 वर्ष में और एकल विद्यालय परियोजना का प्रांत प्रमुख, पूरे जम्मू कश्मीर का प्रांत योजना प्रमुख के नाते मेरी पास जिम्मेदारी थी, शिक्षा से जोड़ने के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए। और दूसरा, जम्मू कश्मीर में बहुत कठिन क्षेत्र है, वह हिंदू अल्पसंख्यक है जी। और संघ का काम करना उस समय बड़ा दुष्कर कार्य था। 22 ज़िले हैं, 3 प्रोविंस है, जिसको हम लद्दाख बोलते हैं, कश्मीर बोलते हैं, जम्मू बोलते हैं। लद्दाख में 2 ज़िले हैं, कश्मीर में 10 ज़िले हैं, जम्मू में 2 ज़िले, जम्मू में 10 ज़िले। जब मुझे काम सौंपा गया 2006 में, तो उस समय 4 ज़िलों में काम पहले से ही था एकल विद्यालय का। 4 ज़िलों में लगभग 90 विद्यालय चलते थे। हमने 4 साल में इस प्रकार का काम खड़ा किया। 360 लोग इस काम को करने वाले वहाँ खड़े हो गए, जिसको पूर्णकालिक बोलते हैं। और 22 में से 16 ज़िलों में वहाँ काम हुआ और लगभग 1960 गाँवों में उस समय एकल विद्यालय प्रारंभ हुए। ये 2010 तक का हमारा वहाँ कार्यकाल था। जब दिसंबर 2010 में मैं वापस राजस्थान आया, उस समय तो मतलब वहाँ आतंकवाद संबंधी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती थी। किसी तरह कोई घटना आपके सामने? घटना तो एक एक जो दिन निकलता था वो तो हम ऐसा तय करके जाते थे। हमारा कार्यालय था उधमपुर, मेरा हेडक्वार्टर उधमपुर था जी। वहाँ हमने एक बार एक मंदिर बना रखा था, तो हम नमस्ते भगवान को प्रणाम करके जाते थे। सनातन संस्कृति में जब घर से बाहर निकलता आदमी तो अपने सभी जो इष्ट आराध्य है उनको नमन करके निकलता है। तो हम ये विचार करके जाते थे कि अगर वापस आए, लौट के आ गए,
तो कल और प्रणाम करेंगे, नहीं आए तो इसको मान लेना। इस प्रकार का भाव करके हम जाते थे। वहाँ केवल एक कठिनाई नहीं थी, वहाँ कठिनाई कई प्रकार की थी। एक तो ज्योग्राफिकली थी, क्योंकि रास्ते बड़े दुर्गम थे, ट्रांसपोर्टेशन का उस समय बड़ा मतलब अभाव सा ही था। दूसरा क्लाइमेट, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति जो है, मेरे शरीर की तासीर गर्म है और वहाँ ठंडा है, तो वो भी एक प्रकार की चुनौती थी। साथ ही आतंकवाद तो था ही, आतंकवाद था, और आतंकवाद से कई बार मतलब मुठभेड़ तो नहीं हुई है, लेकिन ये जो अभी मेरा आज का जीवन ये बोनस का है, उस समय वहाँ कई बार हम बचे हैं। शायद हो सकता है ये प्रकृति माँ ने सेवा के लिए ही हमें जीवित रखा हो, क्योंकि कई बार मूवमेंट होती थी, सामने ऊपर के रास्ते से आतंकवादी निकल रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं, तो लोगों को पता रहता था। तो इस प्रकार से, लेकिन आनंद पूर्वक वो हमारा जीवन निकला। उस समय एक बड़ा काम हुआ, अमरनाथ आंदोलन चला, बहुत बड़े, लगभग 60-70 दिन वो जो आंदोलन चला है। हमारा एक वो राज्यपाल था एन वोरा, उसने एन वोरा ने अमरनाथ की ज़मीन श्राइन बोर्ड को न देकर दूसरों को दे दी, जिससे बड़ा मुश्किल काम हो गया। और पूरे जम्मू कश्मीर में एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। वहाँ आमने सामने हमने मतलब पत्थर, आंसू गैस, गिरफ्तारियाँ, ये सब हुई, गिरफ्तारियाँ भी हुई। मैं उधमपुर की जेल में 2 बार रहा, 2-2 घंटे के लिए हमारा पूरा काफिला जाता था। तो इस प्रकार से वहाँ जम्मू कश्मीर का जो कार्यकाल था हमारा, बहुत ही अद्भुत, सीखने योग्य, और एक तरह से मैं तो सोचता हूँ कि ईश्वर का मेरे जीवन में एक वरदान था। ये माँ भारती ने वहाँ एक छोटे से, एक सामान्य परिवार के इस व्यक्ति से वहाँ इतना बड़ा काम करा लिया। आज वहाँ एकल विद्यालय बड़े विस्तार से, केवल जम्मू में नहीं, जम्मू प्रोविंस के तो 10 ही जिलों में वहाँ काम है, और लद्दाख प्रोविंस के भी कारगिल और लेह दोनों जिलों में काम है। लेकिन कश्मीर वैली जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भी 5 जिलों में, घाटी में भी 5 जिलों में उस समय ही काम खड़ा हो गया था जब मैं वहाँ था। तो आज तो वो काम और भी बढ़ गया होगा, और एक बहुत बड़े कार्यकर्ताओं की फौज वहाँ खड़ी हुई है। ऐसे ऐसे लोग भी इस अभियान से जुड़े। जो वैष्णो देवी के यात्री जाते थे, उनकी पालकी उठा के जो लोग जाते थे, वो भी हमारे आज जिले लेवल के काम संभाल रहे हैं। बहुत लोग राजनीति में भी है, बहुत लोग सामाजिक संगठनों में भी है। इस प्रकार से बहुत बड़ी एक वहाँ मेरे जीवन की उपलब्धि में मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जिन संघ के अधिकारियों के कारण से मुझे वहाँ सेवा का अवसर मिला, मैं उनका धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, और ईश्वर का भी, और प्रकृति माँ का भी। क्योंकि क्लाइमेट ऐसा था, वहाँ बहुत ठंड पड़ती थी, कई इलाके ऐसे थे वहाँ मई जून में भी रजाई ओढ़नी पड़ती है। और आप जब उतरते हो तो नीचे चिनाब का दरिया बह रहा है, अगर एक फिसल गए आप, फिसल गए तो आपको मतलब संस्कार के लिए परिवार वालों को अस्थिया भी नहीं मिलेगी। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर से बड़े आराम से 5 वर्ष हमने वहाँ निकाले। 2010 और 2010 दिसंबर तक, दिसंबर 2010 तक। फिर राजनीति में कैसे? राजनीति में अभी नहीं आए। वहाँ से आने के बाद फिर हम यहाँ परम पूज्य माधव विज्ञान गो केंद्र नौगावा जी, वहाँ से आते ही हमने वहाँ कुछ गो उत्पाद को लेके या कुछ मार्केटिंग, क्योंकि काम कुछ करना था। तो मार्केटिंग का काम किया कुछ दिन। हमारे उस समय के विभाग प्रचारक जी ने बताया कि आप काम करिए, आपको कुछ काम की आवश्यकता है। उसके बाद हमारे यहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ आदर्श विद्या मंदिर है, इसको आप लोग, हम 2004 में यहाँ जाजपुर का जो आदर्श विद्या मंदिर है 2003 में, उसका पहला प्रधानाचार्य मैं हूँ जी। अच्छा, उसका पहला प्रधानाचार्य भी मैं हूँ और पहला चपरासी भी मैं हूँ। अच्छा, सिंगल वन। हाँ, 16 बच्चों का नामांकन हुआ था। तो पढ़ाने से लेके, उसकी सफाई करने से लेके, घंटी लगाना, बच्चों को पानी पिलाना, बच्चों के नाक आ जाए तो साफ करना, बच्चे टॉयलेट कर दे तो साफ करना। आज कितने स्टूडेंट होंगे वहाँ पे? 800 तो होने चाहिए। जिसकी नींव आपके द्वारा 2004 में, 2004 में, 3 में आज वहाँ अच्छा विद्यालय चल रहा है। हाँ, फिर मैं जब यहाँ लौट के आया तो 2011-12 में तो मैं एक ट्रस्ट, करुणा ट्रस्ट, उनके संपर्क, क्योंकि जम्मू कश्मीर में रहने के कारण से पूरे देश में कई लोगों से मेरा संपर्क हुआ, उसमें से एक करुणा ट्रस्ट भी। तो उन्होंने कहा हमारा एक प्रोजेक्ट है राउत भाटा, आप उसको संभालिए। वो बहुत बड़ी सैलरी मुझे वहाँ दे रहे थे, बहुत बड़ी।
यानी 2012 में वहाँ 35,000 रुपये की सैलरी बहुत ज़्यादा होता उस समय दे रहे थे, लेकिन मैंने उसको ठुकरा के यहाँ 5,000 रुपये महीने में काम करना स्वीकार किया, क्योंकि आदर्श विद्या मंदिर केवल विद्यालय नहीं है, ये समाज निर्माण का एक बहुत बड़ा केंद्र है। विद्यार्थियों के माध्यम से समाज के आमूल-चूल परिवर्तन में लगा हुआ है। अच्छे संस्कार देता बच्चों को, संस्कार देता है, और इसके साथ साथ उसमें देशभक्ति की भावना, हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति उसका लगाव हो, ये सब चीज़ें उसमें होता है। पंचांग, पांचों कोष का विकास करने का एक बड़ा उपक्रम है विद्या भारती जी। व्यक्ति के पांचों कोष का इसमें विकास हो। तो हमने जुलाई 2012 में आदर्श विद्या मंदिर ज्वाइन किया था जाजपुर में एज ए प्रधानाचार्य। उसमें लगभग उस समय 238 विद्यार्थी थे और 2 किराए की बिल्डिंग में चलता था स्कूल जाजपुर में जी। उसके बाद एक ही साल में हमने वहाँ ज़मीन ली। ज़मीन बामा साहब के माध्यम से ली, बड़े सर्च करके, और बामा साहब भी बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत ही कम दाम में ज़मीन दी, और जो दाम लगे वही एक व्यक्ति ने, देवकिशन जी सोनी के परिवार ने, वो सारे ज़मीन का पैसा दिया। इसके साथ वहाँ हमारी 2014 में बिल्डिंग बनना शुरू हुई। हमारे विद्यालय का बजट कुल टोटल 2003 में विद्यालय प्रारंभ हुआ था, 2013 तक उसकी सेविंग थी, वो सेविंग केवल 4 लाख रुपए की थी जी। और जब मैंने विद्यालय का प्रोजेक्ट बनाया तो वो बनाया 2.5 करोड़ का। तो हमारे प्रबंध समिति के जो लोग थे वो हंसे, वो देखे कि इतना कैसे हो सकता है इस छोटे से जाजपुर कस्बे में, आपके खाते में 4 लाख रुपए हैं और आप 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आ गए। तो अलग अलग एडवाइस देते, कोई कहता 1 कमरा बना लो, कोई कहता 2 कमरा बना लो, 8वीं तक तो है जी, 9वीं आपको खोलनी तो 1 कमरा और बना लो। तो इस प्रकार की तरह तरह के लोग बातें करते थे उस सब में से। फिर लेकिन हमारा संकल्प था कि हम लोग इस विद्यालय को बनाएंगे, 2 साल में बनाएंगे। काम शुरू हुआ, शुरुआत में 9 कमरे उसमें बने, 9 कमरे बने, फिर उसके बाद 16 कमरे भी बने। तो 2-3 बार उसका लोकार्पण हुआ, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग आए, संघ के पदाधिकारी आए और कई सारे बामासा जुड़े। एक कथा हुई, भागवत कथा हुई। तो महाराज जी परम पूजनीय परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर जगदीशपुरी जी महाराज ने ये घोषणा की कि जो भी कथा में पैसा आएगा मैं सारा इस विद्यालय के उसमें दूंगा। अच्छा। तो उस समय लगभग 36-37 लाख रुपए संग्रह हुआ यजमानों के माध्यम से और बाकी माध्यम से। हमने 121 यजमान बनाए और उसमें से 17-18 लाख रुपए कथा में खर्च हुआ, बाकी जो बचा उस विद्यालय के निर्माण में काम आया। ऐसे बहुत सारे लोग उसमें जुड़े। प्रेम सिंह जी बाजोड़ ने वहाँ 35 लाख रुपए दिए। अच्छा। और एक हमारा ट्रस्ट है जय शिव शक्ति हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन, उसने वहाँ 27 लाख रुपए दिए। वो आए तो 3 लाख रुपए देने के लिए। जब उन्होंने 3 लाख का काम देखा तो काम देखने के बाद इतना वो प्रभावित हुए तो उन्होंने कहा और क्या चाहिए। हमने कहा साहब ऊपर और बना दो, तो वो 24 लाख रुपए और दे गए वहाँ। ऐसे बहुत लोग वहाँ जुड़े। ये हमारे जो झुंझुनू वाला परिवार जुड़ा, उसने भी वहाँ 54 लाख रुपए दिए। ऐसे करके 2016 में एक नीचे का फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया। उसमें उस समय 230 से हमारी संख्या हो गई 784 विद्यार्थियों की। विद्यालय की बसें, पूरा स्टाफ, 40 के लगभग का स्टाफ, सारी सुविधाएं उस विद्यालय में हो गई। और इसी दौरान में वहाँ संघ का तहसील कार्यवाह था। उसके बाद में अपने धर्म जागरण समन्वय विभाग का चित्तौड़ प्रांत का संस्कृति प्रमुख रहा। और 27 जुलाई 2018 को मैंने उस विद्यालय से त्याग पत्र देके और फिर इच्छा जगी, महत्वाकांक्षा जगी और मन में ऐसा आया कि अब हमने इस क्षेत्र में काम करना चाहिए राजनीति में। तो शाहपुरा में ऐसी रिजर्व सीट है, तो उस समय हमने वहाँ से टिकट के लिए आवेदन किया जी। और वहाँ शाहपुरा के जितने भी गांव है उस सब में गाँवों में हमारा आना जाना हुआ। लेकिन एक गांव में घूमे और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उन सबसे मिलना जुलना सारी चीज़ें। लेकिन राजनीति के लिए हमारे जो सांसद महोदय है दामोदर जी अग्रवाल, वो ऐसा कहते हैं कि राजनीति के लिए जो भाग्य है वो 110% चाहिए।
ओके। अब वो 110% भाग्य मेरा था नहीं, हाँ। इसलिए मुझे उस टिकट मिला नहीं। हाँ। लेकिन गाँव की जनता ने फिर उसके बाद जैसे टिकट नहीं मिला तो विद्या भारती के अधिकारियों का फ़ोन आया कि भाई तुम्हारे को टिकट नहीं मिला, अब क्या करोगे? हमने कहा जी बताओ क्या करना। कि एक प्रोजेक्ट है 6 महीने से, वहाँ थोड़ी आप कुछ समय वहाँ रहो और उसको ठीक करके आना है। वहाँ शब्द प्रयोग क्या है, ऑपरेशन करके आना है। तो छबड़ा एक विद्यालय बहुत दूर 300 किलोमीटर यहाँ से, 12 जिले का छबड़ा, 12 छबड़ा। हाँ। 12 छबड़ा। जी। वहाँ विद्यालय 10वीं तक का विद्यालय, लगभग 1200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम से नगण्य है। अच्छा। यानी इतने बड़े विद्यालय में टॉयलेट तक नहीं थे। बड़े बड़े विद्यार्थी, आदर्श विद्या मंदिर छबड़ा। जी। ये बात 2019 की। हाँ। मांगा नहीं, वो कहते हैं हाँ, वो साहब कहते कि राजनीतिक नायक है, मतलब वेद जी कि आपको सरपंच का चुनाव लड़ना है। अरे मैंने कहा यार सरपंच का चुनाव लड़ने तो अपना सोचा ही नहीं। हाँ, विधायक का लड़ने जा रहे हाँ, थे अपन तो सोचा ही 110% मांगा अपन से। हाँ, लेकिन भाग्य नहीं है अपना। भाग्य 100% मांगा नहीं, वो कहते हैं हाँ, वो साहब कहते कि राजनीति के लिए 110% भाग्य चाहिए, हाँ, तब टिकट मिलता है। तब टिकट मिलता है। अब वो 10% में कहाँ से लाता है? हाँ, अभी वो अब extra- कहाँ से आएगा? मैं तो वो तो ये बात तो उन्हीं से पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर 80 की सीट आई तो यहाँ हम चुनाव लड़ पड़े। चुनाव लड़ पड़े तो ऐसी कृपा रही तो हम तो ये मान के कूदे कि हमारे को चुनाव जीतना है और आधे से ज़्यादा वोट लेने हैं। कितने कैंडिडेट थे साहब? 7 कैंडिडेट थे। मुख्य तो एक ही व्यक्ति से हमारा मुकाबला था। हाँ। हम 342 वोटों से जीत गए। यहाँ जीत गए 22 जनवरी 2020 को। ठीक। यहाँ से हमारा राजनीतिक सफर प्रारंभ हुआ है। हाँ, पहली बार मतलब निर्वाचित के रूप में यही चुनाव लड़ा और यही जीता। हाँ, यही फर्स्ट लड़ा। इलेक्शन लड़ा आपने और फर्स्ट इलेक्शन में ही जीत हासिल की। जी। तो अब सरपंच पे बैठ गए आप सीट पे 22 जनवरी। हाँ, 22 जनवरी 2020। 22 जनवरी 2020 को आप एज सरपंच बैठ गए। तो अब जो ही चुनाव चल रहा था या सरपंच बन गए, फिर आपके मन में ऐसा क्या विचार आया या सरपंच का चुनाव लड़ने की जब प्लानिंग कर रहे थे आप लोग बैठ के, मित्र मंडली, आपके सहयोगी साथी, तो मेरे को ऐसा गांव चाहिए, इस गांव में अभी मेरे गांव में ये कमियां हैं, मैं इनको दूर करूंगा, मैं सड़क बनाऊंगा, नालियां बनाऊंगा, मैं ये करूंगा या मैं पैसे कमाऊंगा। लोग तो तरह तरह की सोचते हैं ना, तो आपके मन में किस तरह क्या विचार? जब हम सरपंच के इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे थे जी, तो मैंने किसी के साथ कोई वादा नहीं किया। अच्छा। किसी को ये नहीं कहा मैं ये कर दूंगा, किसी को नहीं घोषणा कहा। पत्र था ही नहीं अपना। कोई घोषणा पत्र नहीं था। हाँ। किसी प्रकार का लोगों का आशीर्वाद लिया, भाई मैं जीतूंगा तो जो मेरे से अच्छा होगा मैं वो काम करूंगा। बेस्ट तो लोगों ने मुझे मेरे ऊपर भरोसा किया और बहुत अच्छे मतों से जिताया। और बड़ी बात है क्योंकि ये सिंबल का चुनाव तो होता नहीं है। बिल्कुल। यहाँ हर गांव में एक प्रभावशाली लोगों का ग्रुप बन जाता है, सभी पार्टियों को मिला के। तो वो सब एक तरफ थे, मेरे साथ तो छोटे गरीब तबके के लोग और छोटे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी संघ विचारधारा के जो विचार परिवार से जुड़े हुए लोग थे, उनका पूर्ण समर्थन था। इसके कारण से हम कठिन परिस्थिति से, यानी मेरे पास नॉमिनेशन करने के पैसे तक नहीं थे, वो भी मैं उधार लाया कहीं से। लेकिन जो हमारे यहाँ पिताजी की और माताजी की पुण्याई, मेरे माता पिता की पुण्याई, उनका जो जीवन रहा है, उस जीवन के कारण से यहाँ के समाज में उनके प्रति जो धारणा थी, उसी का परिणाम मुझे मिला जी। तो ये तो मेरे माता पिता और दूसरा संघ की शाखा से उस समय जो स्वयंसेवक जुड़े हुए थे, जो मैं वहाँ हम साथ में खेलते थे, तो वो भी एक बहुत बड़ा वहाँ वर्ग तैयार हो गया। तो उन सबके समर्थन से और आम जनता के समर्थन से हम सरपंच बने। इस क्षेत्र को खेराड़ क्षेत्र बोलते हैं, खेराड़ी बोलते हैं ना। यहाँ चारों तरफ पत्थर है, पथरीली ज़मीन है, जहाँ है जो जंगल है, चारागाह है तो उसमें बम्बूल उगे हुए हैं। आपके मतलब आपने कब सोचा कि मैं इस बम्बूलों को साफ करूं या हरा भरा हो, या बचपन से ऐसा कोई विचार था कि भाई यार मेरा जो क्षेत्र है यहाँ बम्बूल ही बम्बूल है, विलायती बम्बूल है पशुओं के लिए? ऐसा देखो मैं सरपंच बनूंगा ऐसा तो मेरे सपने में भी नहीं आता था मुझे। हाँ। और न मैं कभी सोचता था। विधायक, लेकिन विधायक का तो आया सपना? विधायक का सपना तो आया, ऐसी इच्छा हुई, प्रयास भी, लेकिन प्रयास किया,
लेकिन जो प्रयास होना चाहिए था वो हुआ नहीं, और भाग्य की बात है, राजनीति भाग्य से चलती है। तो सरपंच 24 जनवरी को मैंने कार्यभार संभाला, उसके बाद 26 जनवरी की तैयारी में लग गए। लेकिन पहले मैंने उस समय बनते ही, अभी मेरे पास वो लेटर है जी, पहला कागज जो चलाया, पहला कागज चलाया वो तो मैंने इस चारागाह के लिए चलाया। मैंने तहसीलदार को पहला लेटर लिखा, उसमें ये लिखा मेरे चारागाह में, चारागाह का सीमा ज्ञान कराया जाए, क्योंकि मैं सरपंच बना ही हूँ, मुझे सीमा का पता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस चारागाह में विलायती बबूल है। मुझे पंचायत राज के बहुत सारे रूल वगैरह कोई पता नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार में कभी कोई राजनीति में रहा ही नहीं, न मुझे कोई राजनीतिक अनुभव था, न कोई मुझे राजनीतिक कोई इस प्रकार का परिवार का, न मैं सोचता था। तो मैंने तहसीलदार जी को उस समय लिखा था कि मैं ये विलायती बबूल हटाऊंगा, इसके लिए मुझे अनुमति दी जाए। बिल्कुल। पहला लेटर जो चला वो इसी चारागाह के विकास के लिए चला, और दूसरा लिखा था मैंने पीपलून बाईपास के लिए, जो मुख्य समस्या है पीपलून बाईपास के लिए। और ईश्वर ने दोनों कामों में सफलता प्रदान की है। पीपलून बाईपास के लिए मैं 12 बार, उस समय कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार में उस समय 12 बार ज्ञापन, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी जब हमारी यहाँ थाने की बिल्डिंग का लोकार्पण था, उस समय भी बात हुई, तब भी हमने कहा साहब पीपलून में बाईपास। तो उस समय का जो प्रोजेक्ट था वसुंधरा सरकार का जी, हमारी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने 2017-18 में पीपलून बाईपास की घोषणा की थी, लेकिन राजनीतिक द्वेषता से उस बाईपास को निकलने नहीं दिया, क्योंकि बाद में सरकार बदल गई। केवल लोगों को झूठे झांसे देकर वोट लेते रहे, और लोग यहाँ प्रधान बनते रहे, विधायक भी बन गए, लेकिन उसके लिए कुछ हुआ नहीं। लगातार प्रयास किया, 12 बार ज्ञापन दिए, उसके रिकॉर्ड सबके, अखबारों में भी ये सब आया, हर बार अखबार में आता था। आखिरकार में उसकी सफलता मिली, और बाईपास का नियम 12 तक का सारी कार्यवाही पूरी हो चुकी है। गजट में सभी नाम डिस्प्ले हो चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं, उसकी भी समय सीमा भी 5 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद आगे प्रक्रिया बढ़ जाएगी, यानी बाईपास मई या जून में प्रारंभ हो जाएगा। रही बात चारागाह की, चारागाह में काम शुरू करना बड़ा कठिन काम था। कई लोगों ने डराया कि चारागाह में पहले भी लोगों के सिर फूट गए जी, लोगों को पहले भी जेल हो गई, जमानत करा के आए, डराया। लोगों के कब्जे भी थे, इस तरफ भी कब्जा था, इधर आगे भी कब्जे थे। लेकिन जब आदमी ठान लेता, संकल्प कर लेता, तो ईश्वर सफलता देता ही है। बिल्कुल। और मन में आपके कुछ करने की इच्छा हो तो रास्ता अपने आप निकलता है। हम सरपंच बने, उसमें सरकार तो, क्योंकि हमारे तो लेबल लगा हुआ था संघ का, बीजेपी का, तो सरकार का तो सहयोग नगण्य था। नगण्य में अदर सरकार, नगण्य में कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार तो ठीक है, पक्ष विपक्ष चलता है, लेकिन यहाँ जो सरकार थी जाजपुर कोटली विधानसभा में जी, इस प्रकार की सरकार थी, मतलब विपक्ष के विचार को देख ही नहीं सकते। यानी मेरे कार्यकाल में, मेरा उस समय 4 साल का ही कार्यकाल था कांग्रेस में, 13 ग्राम विकास अधिकारी बदले, 14 पटवारी बदले, 7 LDC बदले, 4 साल पंचायत को बंद रखी, पंचायत का खाता बंद करवाया, कई बार जांचें करवाई, 4 उपखंड अधिकारियों के सामने हम गांठ पोट बांध के ले जाते थे। ये सब हुआ, लेकिन वो सब प्रक्रिया, हमने उसको कोई बुरा नहीं माना। जांचों में दोषी होना ही नहीं था। जांचों में दोषी होना ही नहीं था। जिसकी नीयत खराब हो वो दोषी होता है जी। हम लोग यहाँ कोई कुछ कमाने के उद्देश्य से, या फिर किसी को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से, या फिर कोई गंदी राजनीति करने के उद्देश्य से तो सरपंच बने ही नहीं थे जी। सरपंच बनने का तो उद्देश्य था ही नहीं कुछ। लेकिन ये तो बाद में जो हमने हमारा क्राइटेरिया तय किया कि हमारे को नेक नियत से काम करना है, और गाय गरीब, इसके लिए अपने को काम करना है, लगातार काम करना है जी। तो आखिरकार हमने सफलता प्राप्त की। और उस समय जो विलायती बबूल थे, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, 9 लाख 9.5 लाख रुपए में विलायती बबूल बेचे हमने चारागाह के जी। मतलब आम के आम गुठली के दाम, विलायती बबूल भी बिक गए, और निजी आय भी ग्राम पंचायत को हो गई। नीलामी हुई, टेंट लगा के नीलामी की, विलायती बबूल भी
बिक गए। पारदर्शिता के साथ। हाँ, पूरा पारदर्शिता के साथ। जी। ईश्वर कहते हैं जैसा भाव होता आदमी वैसी सृष्टि। उसी समय कोरोना आया तो कोरोना में भी बहुत अद्भुत ग्राम पंचायत की सेवा रही। हमने यहाँ लोगों को निःशुल्क एम्बुलेंस से लेकर सैनिटाइज, उस समय का आप अखबार उठा के देखेंगे तो पूरी इस भीलवाड़ा शहर के बाद अगर कहीं सैनिटाइज कोई गांव हुआ तो मेरा पीपलुंद है। ऑक्सीजन के सिलेंडर उसमें मिला बड़ा मुश्किल था, तो पूरे भीलवाड़ा जिले में सबसे पहले ऑक्सीजन की मशीन आई तो वो पीपलुंद में आई है। और मास्क बांटने से लेके हमने यहाँ कोरोना सहायता केंद्र खोला। जो लोग फंस गए थे उनको पूरे देश से, गांव के लोग या फिर इस तहसील के लोग, उनको लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और केवल पीपलुंद ग्राम पंचायत की सेवा नहीं की हमने, सभी ग्राम पंचायतों में जी। उस समय मास्क उपलब्ध, मास्क जानते ही नहीं थे लोग, केवल डॉक्टर लोग पहनते थे, तो मास्क थे ही नहीं, मार्केट में उपलब्ध नहीं थे, तो मास्क के लिए कपड़ा सब जगह पूछाया, सैनिटाइजर पूछाया, तो ऐसी कई सारी राशन के किट वगैरह ये सब हुआ। उस समय हमारे कलेक्टर साहब भी इस गांव को देखने आए और कोरोना में लगभग 1-1.5 साल हमारा इसी प्रकार से निकल गया लोगों की सेवा करते हुए। बहुत ज़्यादा काम उस समय पूरा देश ही बनता, इसलिए काम तो हो ही नहीं पाया। लेकिन मेरा ये चारागाह का जो काम था, इसमें ईश्वर ने इस प्रकार का मतलब आशीर्वाद दिया कि ये पूरा हमारा ग्राम पंचायत पीपलुंद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में उस समय आ गई मेरे भाग्य से। तो मेरा मनचाहा काम मिल गया। जल, जमीन, जंगल, जानवर और जन, पांचों के लिए बहुत ही उपयोगी ये प्रोजेक्ट है। तो इस चारागाह में भी आज 72,800 पौधे हैं, 21 नाडियाँ हैं, 24 संकन पौंड है, 27 एनीकट है, अनगिनत ट्रेंच है। इसके अलावा 2.5 लाख बीज है जो अलग, वो इस काउंटिंग में नहीं है 72,800 में। अच्छा, बीज आपने वो अलग है, वो जो हमने ट्रेंच बनाई है उसमें रोपे हैं। अच्छा। और वो भी उग रहे हैं, उसमें भी 50% का रेशियो उगने का, वो भी काम हुआ। और ये जंगल भी साफ हुआ, गौशाला भी चली, गौशाला भी 7 महीने लगभग चली। लेकिन ये जो कांग्रेस का बीज है, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि जहाँ गिरता है उस धरती को उसर करता है, उस समाज को खोखला करता है, उस समाज के संस्कारों को खोखला करता है, उस समाज की व्यवस्थाओं को भंग करता है। 7 महीने तक हमने बहुत अच्छी गौशाला भी संचालित की थी, क्योंकि हमने गाय और गरीब और गाय इसके लिए संकल्प किया था महादेव की पेड़ी पर, पालेश्वर महादेव के यहाँ। लेकिन कांग्रेस के लोगों की उस समय चलती थी, तो चलती हुई गौशाला के लिए कई प्रकार की चीज़ें लगा के वो भी उस समय फ़िलहाल बंद हो गई। वो अभी आगे उसको हम उस बात को बढ़ाएंगे। और गरीब, क्योंकि व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं आप तभी दिला सकते हो जब आपकी सरकार हो, और आप विरोध में हो तो आपके कोई काम नहीं होते। और ऐसा ही हुआ, यहाँ पट्टा बनाना बड़ा मुश्किल था। छपरे, ये जो गरीबों को जो केंद्र सरकार की योजना है, यहाँ मेरे अच्छा एस्टीमेट नहीं बनते थे। पट्टा कोई सचिव बनाने लगता तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, बड़ा संकट था। लेकिन ऐसी स्थिति में भी 550 हमने पट्टे यहाँ वितरित किए 4 सालों में। हाँ, या बाद में वो जो ज़्यादातर काम उसी समय का। हाँ। और अभी भी कुछ पट्टे मिला के, और ये हमने ये काम कंप्लीट कर चुके। 566 के लगभग पट्टे वितरित किए, और 100% निःशुल्क। निःशुल्क यानी जो भी सरकार की फीस है 120 रुपये पट्टा आवेदन शुल्क, और बाकी जो भी विकास की फीस है। तो गरीब की सेवा यही है, आपके पास पावर आया है तो जो सरकार का आया वो सरकार का जैसा आया वैसा उस गरीब जनता को मिल जाए, ये गरीबी की सेवा है। उस समय मेरे कार्यकाल में 176 मकान आए थे। मैं पक्का दावा करता हूँ 1,20,000 खाते में आते, वो 1 रुपये किसी ने बीच में, यानी मेरा जो स्टाफ था उसने भी कई कोशिश नहीं की कि मैं इसका, क्योंकि हमारा एटीट्यूड ऐसा था। तो पूरे के पूरे उस व्यक्ति गरीब जनता को फ़ायदा मिला। और ऐसे ही हमारा समाज कल्याण विभाग की बहुत सारी अनुजा निगम चलता है, उसमें भी हमने यहाँ लगभग 6.5 लाख रुपए लोगों को अलग कई मदों में फ़ायदा दिलाया है। अब कैटल सेट भी पास हो रहे हैं, अब तो सब सारी चीज़ें हो रही है। और जब से भजन लाल जी की सरकार बनी है तब से यहाँ विकास के पंख लग गए हैं एक प्रकार से,
और तो अब तो सब स्कीमें यहाँ चल ही रही है। गोवंश को जो लोग छोड़ देते हैं उनके लिए अपनी ग्राम पंचायत में कुछ ऐसा? उसी के लिए तो हमने 7 महीने गौशाला चलाई थी। नहीं, अब वर्तमान अभी हम यहाँ जल्दी ही पास करवा दिया। अभी यहाँ देवनारायण के यहाँ अभी पास हो गया, तो वो भी एक कैटल शेड हम सार्वजनिक एक पशु आश्रय स्थल वो बनाएंगे यहाँ जल्दी। और उसमें क्योंकि अब हमारे पास तो सब साधन हो गए, नाडियाँ है पानी पीने के लिए, चरने के लिए, पौधों के नीचे से घास काट लेंगे 6 महीने, उससे काम चल जाएगा। कुछ स्टोर रूम बना देंगे। तो वो प्रोजेक्ट भी अभी इन 2-3 महीनों में हम कोशिश करेंगे कि वो जल्दी पूरा हो जाए। वो केवल एक ही प्रोजेक्ट बचा हुआ जो हमने सोचा था, उसमें से एक ही प्रोजेक्ट बचा है। और इस गांव के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा हमारे विधायक गोपी चंद जी मीणा का। जब भी हमने उनसे मांग की, वो सारी चीज़ें उन्होंने दी। और ख़ासकर ये हमारे प्रधान जी है कौशल देवी शर्मा, इन्होंने भी बहुत मदद की। और पूरे गांव में आज मैं कह सकता हूँ मेरा पीपलुंद गांव पूरा कीचड़ मुक्त है। किसी गली में आपको कीचड़ नहीं मिलेगा, पूरा दावा है, किसी भी गली में कीचड़ नहीं मिलेगा पीपलुंद गांव में। अच्छा, किसी भी गली, नालियाँ सब में नालियाँ, सब में नालियाँ। सफाई के लिए 6 कर्मचारी लगे हुए डेली रोज जोड़ 10 दिन में ना रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज नाली की सफाई, रोज नाले की सफाई होती है। और हमने हमारे सोर्स पर अल्टरनेट डे ट्रैक्टर चला रखा है, कचरा उठाता है वो घर जाके। अच्छा, हाँ, कचरा संग्रहण 3 साल से चल रहा है। सफाई है, झाड़ू निकलते हैं डेली। हाँ, रोड पे पूरा गांव कीचड़ मुक्त है, पूरा गांव। यानी कहीं किसी रास्ते में आपको कीचड़ नहीं मिलेगा। एक रास्ता हमारा जो तालाब की पाड़ के नीचे से है, जो पीपलून से कांकरे खेड़ा जाता है जी। मतलब मेरी उम्र हो गई 40 साल, मैंने वहाँ 40 साल कीचड़ ही देखा था। लेकिन आज वो रास्ता अब आने वाले 40 साल तक टूटेगा नहीं, इस प्रकार का मजबूती से बना हुआ है। कई गांव ऐसे हैं, उपखंड मुख्यालय भी देखे, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर भी कीचड़ फैला रहता है, गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। वहाँ के सरपंच जो है वो कहते हैं कि हमारे को बजट ही नहीं मिलता, जबकि केंद्र और राज्य सरकार जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, इनके तहत कई सारी योजनाएं चला रही है, कितना ही पैसा दे रही है, फिर भी वो कहते हैं लास्ट में हमारे पास पैसा ही नहीं मिलता। ऐसा देखिए, ये तो सोचने की बात है। कर्मचारी भी है, कर्मचारी भी वो लोग मतलब अल्टरनेटिव 10 दिन में 15 दिन में आएंगे करेंगे। ये देखिए, आप जो बजट आता है, बजट टाइट फंड अनटाइट फंड, ये बजट आता है इस टाइटल से आता है, तो उसमें सैनिटेशन के लिए ही आता है। लेकिन क्या उसमें से लोग गली निकाल देते हैं। कीचड़ निस्तारण के लिए सीसी रोड निर्माण, ये गली हो गई ना। हाँ। वो जो फंड तो था वो सैनिटेशन के लिए था, साफ सफाई के लिए था। लेकिन ये चल रहा है, धीरे धीरे ठीक होगा। लेकिन ये एक तरफा नहीं है। सरकार, केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है साफ सफाई, बिल्कुल ये कम्युनिटी को साथ जुड़ना पड़ेगा, ये समुदाय की जिम्मेदारी है। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए। जब मेरे गांव में 3 साल से अगर ट्रैक्टर चल रहा है, तो फिर कचरा अगर कहीं पड़ा है तो ये किसका दोष है? ये ये हम लोगों को जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र ने हम लोगों को बहुत प्रकार की सुविधाएं दी है, लेकिन लोकतंत्र ने ये भी कहा कि आपके कर्तव्य भी है, व्यक्ति को कर्तव्य समझना ही पड़ेगा। जब आपके टॉयलेट बना हुआ है, जब आप 12-12 हज़ार रुपये लेकर आप टॉयलेट बना चुके हो, तो आप खुले में शौच कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, ये जिम्मेदारी तो आप स्वयं की है, ये सरकार निगरानी थोड़ी करेगी। आपके घर का कचरा उठाकर आप एक दिन स्टोर रखिए, अगले दिन ट्रैक्टर आ रहा उसमें डालिए, तो गंदगी नाले भरेगी नहीं। आज मान लो कोई नाली भरी है, तो ये तो उस मोहल्ले वाले की लापरवाही है ना। बिल्कुल। हाँ, ट्रैक्टर, सरकार ने नहीं कहा हमारे को ट्रैक्टर चलाओ, लेकिन हमने हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए मेरे गांव में ट्रैक्टर चला रखा है जी। बहुत कम गांव होंगे पूरे जाजपुर इस पंचायत समिति में कि जिसमें ट्रैक्टर चलता होगा, लेकिन मेरे यहाँ चला रखा है। छोटा हम कोशिश करेंगे हम ये टेम्पो भी हमारे यहाँ आ जाए। तो साफ़ सफाई के लिए सरकार पैसा ही साफ़ सफाई के लिए देती है, पानी के लिए देती है, बस उसका उपयोग करना है। और उपयोग करके, क्योंकि जहाँ सफाई होती है वहाँ ईश्वर का निवास है। जहाँ सब रोगों की एक दवाई साफ़ सफाई, साफ़ सफाई, साफ़ सफाई नहीं है। अभी यहाँ स्वच्छता, इसलिए इतना मन लगता है। और जहाँ कहते हैं स्वच्छता है वहाँ ईश्वर का निवास है, इसलिए सफाई पर तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें राजस्थान सरकार, खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी और
हमारे पंचायत राज मंत्री आदरणीय मदन जी दिलावर बहुत ही कठोर परिश्रम कर रहे हैं कि मेरे सभी गांव साफ सुथरे हो। इस पर सरकार लग रही है, उसका असर दिखने भी लगा है। और ऐसे काम में भी मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक आरोप लगाना चाहता हूं कांग्रेस सरकार पर, बहुत जिम्मेदारी के साथ। यहाँ राजस्थान में 2019-18 से लेकर 2023 तक कांग्रेस सरकार थी। इस स्वच्छ भारत मिशन को इस कांग्रेस सरकार ने डंपिंग यार्ड में डाल के रखा, यानी स्वच्छ भारत मिशन को इन्होंने चलाया नहीं 5 साल। अच्छा। ये मैं सरपंच होने के नाते मैं बता रहा हूँ आपको, या फील्ड की बात। ये अभी जैसे सरकार बदली है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, तब से ये स्वच्छता हमारे गांव में दिखना प्रारंभ हुई है। स्वच्छता में भी राजनीति करते हैं कांग्रेस वाले। स्वच्छता में तो भाई अच्छा गांव साफ सुथरा होगा तो आप लोगों को भी ये बीमारियां नहीं आएगी, आप लोगों का भी मस्तिष्क अच्छा चलेगा। लेकिन ये लोग मतलब उसमें भी राजनीति करते थे। तो ये थे हमारे साथ पीपलून सरपंच वेद प्रकाश जी खटीक, जिन्होंने बताया कि ये 5 तत्वों को लेकर मेन काम करते हैं। जल, जंगल, जमीन और जानवर इनको लेकर काम करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो इनकी सेवा करना है और इसी को लेकर ये तत्पर हैं। अभी इन्होंने सरपंच बनने का कभी सपना नहीं देखा था, विधायक बनने की इन्होंने ठानी थी। शाहपुरा से टिकट भी मांगा था, पर एक बड़े नेता है जो वो कहते हैं, जैसा इन्होंने बताया हमको, कि 110% भाग्य चाहिए। शायद वो इनका कहना है कि वो मेरा नहीं था। उस समय विधायक का टिकट नहीं मिला। उसके बाद ये अपने पर्सनल कामों में लग गए जीवन यापन के लिए। फिर वापस जब ये आए तो किसी के कहने के बाद, मित्र के कहने ने कहा, और ऐसी की सीट आई और अचानक से इन्होंने चुनाव लड़ा और इनकी पूरी टीम, इनके संग विचारधारा के लोगों ने इनका सपोर्ट किया। उसके बाद ये सरपंच बने। 4 साल तक इनका जो कार्यकाल, जो कांग्रेस का राज था, उन्होंने काफ़ी संघर्ष के साथ इन्होंने गुजारे। इनके ऊपर कई जांचें हुई और चलती रही। बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद जब भाजपा सरकार आई, उसके बाद इन्होंने उस 1 वर्ष में कई कार्य इन्होंने कराए। लोगों को 500 के करीब इन्होंने पट्टे दिए हैं। गांव स्वच्छता से, पूरा गांव स्वच्छ है। इनका कहना है कि गांव कीचड़ मुक्त है। राजस्थान का ऐसा गांव जहां बिल्कुल आपको कीचड़ देखने को गली मोहल्लों में नहीं मिलेगा, ऐसा गांव है पीपलून। सफाई के लिए इन्होंने व्यवस्था कर रखी, लोगों को पट्टे दे दिए है, लोगों को नरेगा में रोजगार मिल रहा है, यहाँ के लोगों के साधन संपन्न है। और यहाँ का जो मुख्य उद्देश्य जो इनका था जंगल का, यानी चारागाह का, तो सबसे पहले इन्होंने सीट पर बैठते ही चारागाह के विकास को लेकर इन्होंने मुद्दा उठाया। तहसीलदार से सीमांकन करवाया। उसके बाद जितना भी चारागाह में जो विलायती बम्बूल थे उनको नष्ट करवाने, हटवाने का काम शुरू किया। और उसके बाद कई प्रोजेक्ट के माध्यम से अब ये चारागाह जो है इनका, वो कभी खेराड़ का क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पथरीली जमीन है, उन पत्थर में ये सोना उगा रहे हैं। मतलब हम ये कहते हैं कि ये जो जमीन है, जो कभी कंटीली झाड़ियाँ यहाँ उगती थी, जगह जगह इन्होंने एनीकट बनवा दिए, विभिन्न योजनाओं से पौंड बनवा दिए और पेड़ पौधे लगा दिए। अब आने वाला समय ये कहना है इनका कि आने वाले 5 साल बाद लोग यहाँ घूमने के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे। जंगल देखना है, प्रकृति का असली लुक अगर देखना, यहाँ प्राकृतिक पानी डैम जैसे नाडी नुमा जो बना रखे हैं, पौंड है, वो बड़े मिलेंगे। पक्षी आएंगे, जानवर आएंगे और विभिन्न तरह की वनस्पति यहाँ उगने लगेगी और पशुओं के लिए चारा होगा। इस तरह की कई इनकी योजनाएं हैं, कई सपने हैं इनके, जो करीब करीब पूरे होने वाले हैं। अब इनका राजनीतिक कैरियर तो अभी जो 1 साल में इतना पीपलून में काम हुआ